मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कभी भी आप आराम से बैठे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं, कभी भी आपके होंठ में टेढ़ापन आ जाए, कभी आपकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाए, कभी आपका एक हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाए या सुन्नी आ जाए, या आप चलते समय बैलेंस डगमगाहट आए, तो ये सब निशान हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, होने वाला है। इनको पहले ही पकड़ लेना है। अगर कभी आपके मुंह में टेढ़ापन आया है या हाथ पैर चलने बंद हुए हैं, तो इमीडिएटली 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाइए, जिसमें कि हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन थेरेपी होती है। तो जो भी क्लॉट आया है, ब्रेन में जो क्लॉट जम गया है, उसको हम थ्रोम्बोलाइज कर सकें। आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, अगर वो वाइट है, अगर रेड नहीं है, तो आपका जो हेडेक है वो आँख के कारण नहीं है। जितने भी हेडेक्स होते हैं उसमें आँख में भारीपन आता है, लेकिन आँख के कारण सारे हेडेक्स नहीं होते हैं। आँख के कारण जब भी हेडेक होगा, आँख का जो वाइट वाला हिस्सा स्क्लेरा है वो रेडिश बन जाएगा आपका। दूसरा क्या है, हेडेक में नेक पेन भी काफ़ी कॉमन है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। उसको खाली नेक की प्रॉब्लम मान के नहीं चलना। बहुत बार हम कंफ्यूज करते हैं, बाद में डायग्नोसिस कुछ और मिलता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक हो गया और उनकी उम्र खाली 45 साल से भी कम है। तो जो 45 साल से कम उम्र के जिनको स्ट्रोक होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक इन यंग। तो जो स्ट्रोक इन यंग है, जो लेस देन 45 ईयर एज में हो रहा है, वो गंभीर चिंता का विषय है। मैं इसको 3 जनरेशन का स्ट्रोक कहता हूँ। सपोज किसी 30 या 40 साल के आदमी को पैरालिसिस हो गया, तो खुद की जनरेशन तो काम लायक नहीं बची, डिसेबल हो गई। बूढ़े माँ बाप का जो ध्यान रखना था, जो हमारे साथ रहते हैं, उनका ध्यान हम रख नहीं पाएंगे, और जो छोटे बच्चे जिनकी एजुकेशन हमने करानी थी वो भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 जनरेशन अफेक्ट होती हैं पर स्ट्रोक इन यंग में। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका दोस्त रत्नेश शर्मा एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल पॉडकास्ट के अंतर्गत, जिसमें यदि आपको सिर का पुराना दर्द है, या आप रीढ़ की हड्डी की समस्या से परेशान हैं, या आपके कंधों में और जोड़ों में दर्द रहता है, या इस तरीके की अन्य कोई समस्या रहती है, तो आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपके और हमारे सारे उत्तर देने के लिए आज डॉक्टर मंजेश राठी से हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी की समस्याओं के बारे में। न्यूरोलॉजी जिसने काफ़ी लोगों को परेशान कर रखा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मंजेश राठी का जो यहाँ पे संस्थान है वो DMR हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है, और यहाँ पे दूर दूर से मरीज़ अपना इलाज कराने आते हैं और बिल्कुल खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को सादर नमस्कार करूंगा और आपका स्वागत करूंगा आज स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यूरोलॉजी आखिर है क्या? नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि लाइफस्टाइल बीमारी बढ़ गई हैं, आप देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, आज से 20 साल 30 साल पहले इन्फेक्शस डिजीज़ कॉमन थी, डायरिया कॉमन था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन थे, फीवर कॉमन थे। डायरिया आया तो एक गांव में 50 लोगों को डायरिया हो गया, मीज़ल्स आया तो 50 लोगों को मीज़ल हो गया, 100 लोगों को मीज़ल्स हो गया। अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे विकसित हो रहे हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। हमारी जीवन शैली बदल गई है, खाने पीने का तरीका बदल गया है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़त में आ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर बात करें न्यूरोलॉजी की, तो न्यूरोलॉजी बेसिकली 5 पार्ट कवर करता है आपका, और हमें जब भी कोई लक्षण आता है तो हमें लोकलाइज करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ। तो सबसे पहले न्यूरोलॉजी कवर करता है ब्रेन को, ब्रेन और ब्रेन के डिसऑर्डर। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर। तीसरा जो नर्व जा रही हैं, यहाँ से हाथ की नर्व जा रही हैं और नीचे से पैर की नर्व जा रही हैं, जिसको पेरिफेरल नर्व बोलते हैं, उनके डिसऑर्डर्स। चौथा मसल्स, जहाँ से सिर से लेकर पैर तक जितनी मसल्स हैं वो न्यूरोलॉजी का पार्ट है। और 5वां न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो इन सब की जो बीमारियां हैं वो न्यूरोलॉजी में आती हैं। और जैसा कि आपने बताया, इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जैसा कि लाइफस्टाइल लोगों का चल रहा है, ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है आने वाले समय में। दूसरा मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता था कि जैसे एपिलेप्सी यानी कि दौरे की समस्या एक बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो अब जो ये समस्या बढ़ गई है, इसके बारे में किस तरह से मरीज़ आपके पास आ रहे हैं और इसका हम कैसे इलाज कर पा रहे हैं? और ये भी जानना चाहता था कि क्या इसका कोई स्थायी इलाज है, क्या पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? यस, जैसे कि विभिन्न बीमारी न्यूरोलॉजी में कवर होती हैं, एपिलेप्सी उनमें से काफ़ी कॉमन है और हर एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है। बच्चों में कॉमन है, मिडिल एज में कॉमन है, और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, ओल्ड एज में भी कॉमन है। अगर ज़्यादा बात करें इंसिडेंस की, तो छोटे बच्चों में और बुढ़ापे में ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स ही आती है। एपिलेप्सी मतलब क्या होता है कि आपके हाथ पैर ऐंठ जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, आंखें या तो ऊपर चली जाएंगी या साइड में आ जाएंगी, तो इसको हम सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन है।
इसके विभिन्न काफ़ी सारे कॉज भी हैं, काफ़ी सारे कारण भी हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की, तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है जो डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं, उन डिलीवरीज के बाद बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चे रोते नहीं हैं, जिससे उनको विभिन्न तरह की हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथीज हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे एपिलेप्सी से भी ग्रसित रहते हैं, काफ़ी चांसेस रहते हैं। दूसरा, डेवलपमेंटल डिले भी होता है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब जो बच्चा नॉर्मल टाइम के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि मैं बेसिक माइलस्टोन मैंने बना रखे हैं DOC डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन कार्ड के तहत। अगर किसी का 2 महीने का बच्चा आँखों में आँखें ना मिलाए, 4 महीने का बच्चा गर्दन ना संभाले, 6 महीने का बच्चा ना बैठे, 1 साल का बच्चा ना खड़ा हो, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसमें एपिलेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, आजकल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है, मैटरनल इन्फेक्शंस, मदर से इन्फेक्शन बच्चे में आ जाते हैं, तो उसका भी कॉमन रीज़न है। देन एक बहुत देखने को मिला है पिछले 10 साल में ट्रॉमेटिक ब्रेन ट्रॉमेटिक जो हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज जो हैं, वो काफ़ी कॉमन कॉज हो गई हैं। उसमें बच्चे छत से गिर जाते हैं या बुजुर्ग कोई छत से गिर गया, कोई भी आदमी छत से गिर गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट काफ़ी कॉमन हो गए हैं, पहले इतने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होते थे। अगर मैं अपने डाटाज़ की बात करूँ तो ट्रॉमेटिक जो सीजर्स हैं, आफ्टर ट्रॉमा जो सीजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। देन तीसरा, इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है। अगर हम बात करें, हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री में दिमाग में कीड़े वाली गांठें हैं और TB वाली गांठें हैं, काफ़ी कॉमन है, तो उसके कारण भी काफ़ी हद तक सीजर डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन है। अगर ओल्ड एज की बात करूं तो ओल्ड एज में ब्रेन ट्यूमर्स भी हैं और भी डिफरेंट गांठें हैं जो बेनाइन हैं, उनके कारण भी काफ़ी हद तक एपिलेप्सी होती है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो न्यूनेटल कॉजेज़ हैं, मैटरनल इन्फेक्शंस हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हैं, ब्रेन इन्फेक्शंस हैं, फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसमें कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक बच्चों में फिट्स आते हैं। इसमें परसेंटेज अलग अलग होती है हर डिसऑर्डर की, वो डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एपिलेप्सी एज सच बढ़ गई है और दूसरा, जागरूकता भी बढ़ गई है। पहले एपिलेप्सी में जागरूकता नहीं थी, बहुत से लोग गांव में सोचते थे कि साहब पुरानी बातें थी कि ये तो कुछ ऊपरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी क्या है, दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल चलती है, अगर वो बढ़ जाती है तो एपिलेप्सी आ जाती है। अच्छा, कुछ एपिलेप्सी ऐसी भी हैं, जैसे स्पेशली एब्सेंस एपिलेप्सी की बात करूं, उसमें पेशेंट के हाथ पैर नहीं अटते, बट आपका बच्चा 8 से 10 साल की उम्र का थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएगा, सामने बस घूरता रहेगा, आई मूवमेंट बंद हो जाएंगी 2-3 सेकंड 10 सेकंड के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एपिलेप्सी के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर किसी के एकदम से स्टेयरिंग लुक आए बच्चों में, या हाथ पैर अकड़ जाएं, या आंखें अपरोलिंग हो, या साइड वे चली जाएं, साइड गेज में, तो एपिलेप्सी के लक्षण हैं। ऐसे में जो भी नियरेस्ट न्यूरोलॉजिकल सेंटर है वहाँ हमें कॉन्टैक्ट करना है, डायग्नोज करना है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, एपिलेप्सी अगर टाइमली डायग्नोज करें तो 60 से 70% पेशेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं 3 से 4 साल के इलाज में। अच्छा, 20 से 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लंबा इलाज भी चलता है, लेकिन अगर इसका डायग्नोसिस सही हो जाए, इलाज सही मिले, तो काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, एपिलेप्सी के बारे में एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। अगर एपिलेप्सी गलत समय या गलत जगह आ जाती है तो नुकसानदायक है। सपोज़ आप ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, आप कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, आप कहीं चल रहे हैं, एकदम से एपिलेप्सी हुआ, फिट्स आया, आप नाले में गिर गए, रिवर में गिर गए, पानी में गिर गए, तो गलत जगह गलत समय पर आने में दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये है। तो ये एपिलेप्सी के बारे में आपने बहुत हमें अच्छी जानकारी दी। और अब मैं ये जानना चाह रहा था कि एक हिस्टीरिया पुराने दिनों में कहते थे, हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में क्या फ़र्क है? ये क्योंकि पेशेंट में भ्रांति है कि ये भी दौरा है, ये भी दौरा है, तो ये एक थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए, एपिलेप्सी में आपके टिपिकल फीचर होते हैं। एपिलेप्सी में क्या होगा, हाथ पैरों की मूवमेंट होगी, टंग बाइट हो जाएगी आपकी, आंखें ऊपर की तरफ अप्रोल होंगी, ठीक है। हिस्टीरिया में क्या है, बहुत बार पेशेंट की आंखें बंद रहती हैं, हाथ पैरों की मूवमेंट हो सकती है, टाइट हो सकती है, जीभ नहीं कटती है पेशेंट की, ठीक है। हिस्टीरिया पुरानी टर्म है, आजकल हम उसको PNES कहते हैं, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा मिलती हैं, पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं, बट उनके क्लिनिकल फीचर से हम डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास टेस्ट है, EEG टेस्ट होता है, उससे डायग्नोज कर सकते हैं उसको। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आजकल स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, जो पहले नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है 10-20 साल पहले नहीं थी इतनी समस्या, जो अब हो गई है। अच्छा, स्ट्रोक बड़ों को तो होता ही है, लेकिन स्ट्रोक इन यंग एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ रही है, क्योंकि उससे जो है वो यंग जनरेशन प्रभावित हो रही है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि हमको कैसे इसका इलाज करना चाहिए और इसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि इससे पेशेंट दोबारा, या पेशेंट पहले से ही अलर्ट रहे
जिससे कि ये समस्या ना हो पाए? देखिए, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस होता है, और पैरालिसिस किसी भी एज में हो सकता है। 1 महीने के बच्चे में भी हो सकता है, 20 साल के युवक में भी हो सकता है, 40 साल के आदमी में, 60 साल में हो सकता है। एक ज़माना था जब खाली स्ट्रोक जो है ओल्ड एज में होता था जी, उसको हम नॉर्मल स्ट्रोक कहते थे। बट अब देखा गया है पिछले विगत 10-12 वर्षों से स्ट्रोक की जो एज है, जैसे हमने स्टडीज़ की अपने वेस्टर्न यूपी में स्टडीज़ की, पहले एवरेज एज स्ट्रोक की जो 62-63 ईयर हुआ करती थी, अब जो एवरेज एज है वो कम हो गई है। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन कारण है, जैसे डायबिटीज़ कम एज में आ गई है, ब्लड प्रेशर कम एज में आ गया है, सारी बीमारियां कम एज में आ गई हैं। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गया है, हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं। जो घरों में पहले खाना बनता था आजकल फास्ट फूड बाहर से आता है। जी बिल्कुल, इसका काफ़ी बड़ा असर है। दूसरा, हमारा जो है परिवार का साइज़ जो छोटा हो गया है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब परिवार का साइज़ बड़ा होता है तो आप जो है सोशली सिक्योर रहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। सपोज़ 4 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक रोज़गार कर रहा है, 3 नहीं कर रहे हैं, सबके बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रोज़गार नहीं कर रहा है और एक आपका जो किसी का रोज़गार छूट भी जाता है तो वो आपका सिक्योर है। तो जो स्ट्रोक इन यंग है, जो लेस देन 45 ईयर एज में हो रहा है, वो गंभीर चिंता का विषय है। मैं इसको जनरेशन का स्ट्रोक कहता हूँ। सपोज किसी 30 या 40 साल के आदमी को पैरालिसिस हो गया तो खुद की जनरेशन तो काम लायक नहीं बची, डिसेबल हो गई। बूढ़े माँ बाप का जो ध्यान रखना था, जो हमारे साथ रहते हैं, उनका ध्यान हम रख नहीं पाएंगे, और जो छोटे बच्चे जिनकी एजुकेशन हमने करानी थी वो भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 जनरेशन अफेक्ट होती हैं पर स्ट्रोक इन यंग में, और गंभीर चिंता का विषय है। और जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ कम एज में आ गई है, ब्लड प्रेशर कम एज में आ गया है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कम एज में आ गए हैं। हमने खाने का पैटर्न अपना चेंज कर दिया है, हम फास्ट फूड पे चले गए हैं, होम किचन्स बंद हो रहे हैं, हम जो है बाहर के फूड्स, फास्ट फूड पे जा रहे हैं। वो सब आपके इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बढ़ाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने अपना जो बैलेंस लाइफस्टाइल था वो ख़त्म कर दिया है। आइडियली आपको 8 घंटे सोना चाहिए, दिन में एक प्रॉपर तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए। आजकल हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है, कोई हिंदुस्तान में रह के अमेरिका के लिए काम कर रहा है और कॉन्टिनेंट के लिए काम कर रहा है, वो दिन में सो रहा है, रात में जग रहा है, ठीक है। इससे ब्रेन कंफ्यूज रहता है, ब्रेन के जो न्यूरो हार्मोन्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है, हमारे मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हैं, वो सब नॉर्मल होने चाहिए। और दूसरा, खाने का पैटर्न जो हमारा बैलेंस होना चाहिए। इन सब पे हमें ध्यान देना है। और सबसे ज़रूरी जागरूकता है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे कि ये लक्षण हैं स्ट्रोक के, जैसे कि स्ट्रोक में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कभी भी आप आराम से बैठे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं, कभी भी आपके होंठ में टेढ़ापन आ जाए, कभी आपकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाए, कभी आपका एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाए या सुन्नी आ जाए, या आप चलते समय बैलेंस डगमगाहट आए, तो ये सब निशान हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, होने वाला है। इनको पहले ही पकड़ लेना है। जब ये छोटे छोटे लक्षण आते हैं, इसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, छोटा ब्लड फ्लो कम हो गया है, अगर यहीं पकड़ लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में गंभीर समस्या नहीं होगी। और उसके लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन दे सकते हैं। और अगर हमने प्राइमरी प्रिवेंशन कर लिया, पहले तो लाइफस्टाइल हेल्दी बना लेंगे, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने के बाद भी TIA हो रहा है, छोटे मतलब अटैक्स आ रहे हैं कि मुंह टेढ़ापन हो गया बट ठीक हो गया, जबान में लड़खड़ाहट आई, स्लरिंग ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, ठीक हो गया, आपका हाथ पैरों में सुन्नी आई, ठीक हो गई, आपके पैर में लड़खड़ाहट आई, चलने में लड़खड़ाहट आई, इम्बैलेंसिंग हुआ, फिर ठीक हो गया, तो ये निशानी है कि फ्यूचर में आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा, इन 5 लक्षणों को हमें पकड़ना है, और ऐसा कुछ है तो अपने पैरामीटर्स को चेक करना है, जो नियरेस्ट जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं चेक कराना है और उसका समाधान निकालना है। कुल मिला के ये है कि जो दर्शक हैं, जो आज देख रहे हैं, कि हमारे को अगर ये वाली समस्याएं होती हैं तो हमको उसको लाइटली नहीं लेना है, और उसको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी है, खासतौर से न्यूरोलॉजिस्ट से, कि जिससे कि पेशेंट को आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, एक विंडो पीरियड होता है। अगर कभी आपके मुंह में टेढ़ापन आया है या हाथ पैर चलने बंद हुए हैं तो इमीडिएटली 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाइए, जिसमें कि हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन थेरेपी होती है। तो जो भी क्लॉट आया है, ब्रेन में जो क्लॉट जम गया है, उसको हम थ्रोम्बोलाइज कर सकें, तो ये इसको विंडो पीरियड कहते हैं। हम बहुत बार लेट करते हैं। अक्सर जो पेशेंट आते हैं, देखा गया है कि साहब मुंह में टेढ़ापन 5 दिन पहले आया, फिर हाथ चलना बंद हो गया, और 3 दिन 5 दिन बाद दिखाने आ रहे हैं, कई तो 1 महीने बाद दिखाने आते हैं। उसमें क्या है कि क्लॉट परमानेंट जम जाता है और डिसेबिलिटी परमानेंट रह जाती है, तो उस पर खासकर ध्यान देना है। तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में आती हैं कि साहब फालिस हो गया, कुछ ऐसे इलाज करा लें, तो भ्रांति में नहीं रहना है। एटलीस्ट चेक करके कंफर्म कर लीजिए बीमारी क्या है आपको। अगर कोई बीमारी नहीं है, सिंपली TIA है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका समाधान कर दिया जाएगा, और फ्यूचर में आपको स्ट्रोक के चांसेस ना हो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आजकल, जैसा कि आपने डायबिटीज़ के बारे में हमें बताया,
डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इन बीमारियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप बता रहे थे। सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में पड़ता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि डायबिटीज़ का जो लंबा प्रभाव पड़ता है, लंबा में यानी कि वो पेशेंट जो लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये समस्या ना हो। और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि डायबिटीज़ होने से कौन कौन सी समस्याएं पेशेंट को हो जाती हैं। देखिए, डायबिटीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। अगर हम बात करें ब्रेन के बारे में बात करें, हम नर्व के बारे में बात करें, तो सबसे कॉमन पेरिफेरल न्यूरोपैथी काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज़ में आपकी नर्व डैमेज हो सकती हैं, जिसमें पैर में सुन्नी आना है, आपके पैरों से चप्पल निकल जाती हैं, आप समझ नहीं पाते कि ग्रिप नहीं कर पाते, या हाथ पैरों में बहुत तेज़ जलन शुरू हो जाती है, इसको स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी बोलते हैं। बहुत तेज़ बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी कॉमन है ये वाला। दूसरा, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो है माइक्रोवास्कुलर चेंजेस काफ़ी कॉमन है, ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में। नॉर्मल पॉपुलेशन की बजाय जिनको डायबिटीज़ नहीं है, 2.5 से 3 गुना ज़्यादा चांस होते हैं आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के। तो ये तो ब्रेन और न्यूरोपैथी की बात हो गई। बाकी और जगह भी असर डायबिटीज़ का आता है। आई में कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेटिनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, देन आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि माइक्रोवास्कुलर चेंजेस में जो और चीज़ें हैं। फिर आपको नेफ्रोपैथी हो सकती है, किडनी के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, आप आधा घंटा सुबह शाम वॉक करिए, अपनी बैलेंस डाइट खाइए। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, जिनमें खाने से एकदम शुगर बढ़ती है, उनको अवॉइड करिए, ठीक है। जो भी खाएं मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा शौक है ज़्यादा खा गए। ओवर ईटिंग भी काफ़ी बड़ा कारण बन गया है इसका, जो खासकर फास्ट फूड्स हैं, काफ़ी बड़ा रीज़न बन गया है इसका। तो डायबिटीज़ को जल्दी डायग्नोज करिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन को आने से बचिए। और आप जानिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पैरों की नसों में झंझनाहट है, सुनपन है, दर्द हो रहा है पैरों में, आप डायबिटिक हैं, तो समझ लीजिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो रही है। उसके लिए नियरेस्ट अपने डॉक्टर से मिलें, डायग्नोज कराएं, क्या एम्पलीट्यूड है उसका, कितनी परेशानी है उसमें, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए उसके लिए। ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इलाज कीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं इस तरीके के पेशेंट को काफ़ी कॉमनली देख रहा हूँ, और मैं ही नहीं देख रहा, सभी समझ रहे हैं इस बात को। और डायबिटिक पेशेंट को ख़ास तौर से जैसे कि आपने एजुकेट कर रहे हैं आप, और जैसा बता रहे हैं, उनको अगर हर जगह पे या इस पॉडकास्ट के माध्यम से इनको जो पता चल रहा है हमारे दर्शकों को, वो बहुत अच्छा है। और उसको अगर आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने को, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगला सवाल था वो ये है कि अभी आजकल ओबेसिटी की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो ओबेसिटी, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और इससे भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए पेशेंट को कुछ मशवरा अगर आप दे दें तो। देखिए, ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहिए, उसमें वो एक बीमारी नहीं, बीमारी का घर है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी आपको। अगर बात करें हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, तो ओबेसिटी में एक बहुत कॉमन इशू है, जिसमें इन लोगों को रात में जो है खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, और एक वैरायटी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। अगर माना खराटे ज़्यादा आ रहे हैं और आपका सांस रुक गया है, ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन का और हार्ट का कम हो रहा है, तो ये देखा गया है ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन है। इवन और जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स की भी हम बात कर रहे थे, तो आजकल बढ़ गए हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। एक ज़माने में हम इलाज करते थे जो दिन की बीमारियां हैं, अब इलाज कर रहे हैं जो आपकी सोने के बाद की बीमारियां हैं, क्योंकि मैं स्लीप न्यूरोलॉजी क्लिनिक भी चलाता हूं और हमारे पास पूरी पॉलीसोम्नोग्राफिक लैब भी है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स में कॉमनली बता दूं मैं मोटा मोटी क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी नींद कम है तो इसे इंसोम्निया बोलते हैं, ये ख़राब है, अच्छा नहीं है, क्योंकि नींद का पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आजकल ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो ज़्यादा सोते हैं, हाइपरसोम्नियाज हैं जिनको, जो 9-10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं, वो भी सही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई है कि आप बैठे बैठे सो जाते हैं। बहुत बार देखिए कुछ लोग हैं बैठे बैठे एकदम सो गए, कार चला रहे हैं एकदम सो गए, एक्सीडेंट का बड़ा कॉमन कारण बन गया, आप जो है ड्राइविंग के टाइम सो गए, उसे नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी खासकर ओबेज लोगों में ज़्यादा है, पतले लोगों में भी हो सकती है बट ओबेज लोगों में ज़्यादा है। और भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नींद में चलना, नींद में बातें करना, लेकिन जहाँ तक ओबेसिटी का सवाल है उसका ज़्यादा रिलेशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से है और उसमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो काफ़ी परेशानी वाली बीमारी है ये, और अगर समय से आपको अप्रोच किया जाए तो मुझे लगता है कि ये पेशेंट इसको, या दर्शक जो देख रहे हैं, अगर उनको इस तरह की कोई भी समस्या है तो वो समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों का जानना कितना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहता था कि जैसे DMR हॉस्पिटल अब इस्टेब्लिश हॉस्पिटल है और न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में डेवलप हो चुका है, तो जो न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमारे पास है
उसमें पेशेंट को कैसे सहायता मिलती है और हम उसका इलाज किस तरह से कर पाते हैं? देखिए, DMR हॉस्पिटल के डिफरेंट विंग्स हैं, जिसमें कि हमने एपिलेप्सी क्लिनिक है जो मिर्गी का क्लिनिक पर चलाते हैं। देन स्ट्रोक क्लिनिक चलाते हैं हम लोग, जिसमें जिनको पैरालाइज हो जाता है उनके लिए अलग से स्ट्रोक क्लिनिक है, स्ट्रोक ICU हमारे पास में है। देन एक मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक अलग से चलाते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे मैं बता दूं दर्शकों को, हाथ पैरों में कंपन आना, चलने में स्लो हो जाना, जैसे सपोज़ हम ओल्ड होते हैं, ओल्ड में आपकी चाल स्लो हो जाती है, कंपन आने शुरू हो जाते हैं, या किसी किसी को मुंह में टेढ़ापन आ रहा है, किसी किसी के ऐसे हाथों में ऐसे डिस्टोनियाज हो जा रहे हैं, तो सब मूवमेंट डिसऑर्डर है, उसके लिए मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक अलग है। देन हमारे पास में न्यूरो डायग्नोस्टिक लैब है जिसमें सारे न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। स्लीप लैब है जिसमें पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट होते हैं। हमारे पास EEG है, NCV है, और मसल्स के लिए EMG है। NCV टेस्ट नर्व के लिए होता है, EEG ब्रेन के लिए होता है आपका। ये सब टेस्ट अवेलेबल हैं, और भी जो टेस्ट हैं न्यूरोफिजियोलॉजी टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। देन हमारे पास में न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर भी है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो स्पीच डिले के बच्चे हैं, जो डेवलपमेंटल डिले के बच्चे हैं, ADHD के जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उन सब के लिए स्पेशल एक हमारे पास विंग है जिसको न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, वो भी हमारे पास चलता है। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन न्यूरोलॉजी का, डिफरेंट एज ग्रुप का, पीडियाट्रिक एज ग्रुप हो, अडल्ट एज ग्रुप हो, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पीडियाट्रिक एज ग्रुप का न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर एक अकेली तरह का सेंटर है, जहाँ पूरी टीम हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर सारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश का, मेरे को लगता है इंडिया का सबसे पहला सेंटर काफ़ी कम है अभी इसकी अवेयरनेस कम है, हमारे यहाँ सेंटर्स कम हैं। साउथ इंडिया में कुछ सेंटर्स काफ़ी डेवलप हैं, नॉर्थ में ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं। जैसे चीज़ें समझ में आती हैं और लोग विकसित होते हैं, सोच विकसित होती है, तो चीज़ें बनती हैं। डायनामिसिटी तो रूल है, चीज़ें बदलती हैं समय के हिसाब से। अब यहाँ भी चीज़ें बन रही हैं, और जो न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर है, इससे बहुत बच्चों को लाभ पहुँच रहा है। दूर दूर से बच्चे आते हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। रहने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, तो डे केयर सेंटर है, और वैसा जो हॉस्टल फैसिलिटी लंच है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है और महसूस किया है कि टिनाइटस की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, और वर्टाइगो को भी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली हो रही है। मरीज़ों के गर्दन में दर्द होना, या उनको किसी जैसे चक्कर आना, या कान में ठीक से सुनाई ना देना, ये समस्याओं के बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए जिससे हमारे पेशेंट एजुकेट हो सकें। देखिए, वर्टाइगो का मतलब क्या है? वर्टाइगो मतलब आपको चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आपको चलने में आ सकते हैं, लेटने में आ सकते हैं, करवट लेने में आ सकते हैं। तो जो वर्टाइगो है बेसिकली ये एक वेस्टिबुलर एपरेटस जो हमारा बैलेंस बनाता है, उसमें जब कुछ कमियां आ जाती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। प्लस हमारी जो 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, दिमाग में 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें से 8th नर्व जो होती है वो आपका सुनने से और बैलेंस से जुड़ी होती है। उसके 2 पार्ट होते हैं, कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर। कॉक्लियर सुनने में काम देता है, वेस्टिबुलर आपका बैलेंस बनाने में काम देता है। तो जब इसके नर्व कॉम्प्लेक्स में और या वेस्टिबुलर एपरेटस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वर्टाइगो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, चक्कर आना उसको है। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है बेनाइन पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो जो है, पोजिशनल वर्टाइगो है, काफ़ी कॉमन है, BPPV कहते हैं उसको, जिसमें कि आपको लेटने में और करवट लेने में चक्कर आते हैं। जिधर का साइड का आपका वेस्टिबुलर एपरेटस वीक होगा उधर की तरफ आपको चक्कर आने स्टार्ट होंगे, तो इसको डायग्नोज करके ठीक कर सकते हैं। देन टिनाइटस क्या है? आपको रिंगिंग साउंड्स आ रहे हैं, अजीब तरह के साउंड्स आएंगे, कान में आ सकते हैं, ब्रेन में आ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जब आपका जो हियरिंग अपरेटस है, जो हियरिंग वाली नर्व है, अगर उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह के टिनाइटस की प्रॉब्लम्स इसमें आनी शुरू हो जाती हैं। काफ़ी कॉमन बढ़ गई हैं आजकल, ओल्ड एज में भी बढ़ गई हैं, यंग एज में भी आ गई हैं। तो ओल्ड एज में बाद में लास्ट में हियरिंग लॉस भी हो जाता है, सुनने में भी कमी आती है, ठीक है। तो कई बार तीनों लक्षण एक साथ आते हैं, हियरिंग लॉस भी आएगा, टिनाइटस भी, मतलब कान में या दिमाग में आवाज़ आना, घंटियाँ बजना, टिक टिक होना, और बाद में जो है चक्कर आना, कॉम्बिनेशन इसका आता है, ट्रिपल जो तीनों कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये आपका इनका है। अगर इसको डायग्नोज करें तो डायग्नोज करके इसको ट्रीट किया जा सकता है, समय से डायग्नोज करें, लेट ना करें, जैसे कि हर बीमारी के लिए है, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या वो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं ये पूछना चाह रहा था, जो दर्द की समस्या यानी कि सर दर्द खास तौर से मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि सर दर्द की समस्या एक बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है आज की तारीख में। अगर आप देखें तो बच्चों से लेकर और बड़ों तक दर्द की समस्या है। उसमें भी माइग्रेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि माइग्रेन और ये सर दर्द की जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कौन कौन से सर के दर्द होते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि सर के दर्द कई तरीके के होते हैं। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, सिर का दर्द एक बड़ा ऐसी बीमारी है जिसको डायग्नोज करना सबसे आसान है। मरीज़ खुद बताता है मेरे सिर में दर्द है, जी जी, तो डायग्नोसिस तो मरीज़ नहीं कर लिया है। अब आप उसको टाइप करना है कि कौन सा टाइप है वो।
तो अगर हम बात करें हेडेक्स की, तो सबसे पहले सिंपल क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, प्राइमरी हेडेक्स हैं या सेकेंडरी हेडेक्स हैं। प्राइमरी हेडेक मतलब खाली सिर के कारण ही आपको हेडेक हो रहे हैं। सपोज किसी को कान बह रहा है, उसके कारण हेडेक हो गया है, या वायरल फीवर के बाद हेडेक हो गया है, तो वो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। या आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण हेडेक हो गया है, साइनसाइटिस के कारण हेडेक, वो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। सेकेंडरी हेडेक्स इतने कॉमन नहीं है, प्राइमरी हेडेक्स ज़्यादा कॉमन है। और प्राइमरी हेडेक्स में जैसे कि आपका बताया माइग्रेन काफ़ी कॉमन है, माइग्रेन बढ़ गया जिसमें आपके आधे सर में दर्द है या आगे वाले हिस्से में दर्द है, उल्टी की सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, नोजिया लगता है, तेज़ आवाज़, तेज़ लाइट से दिक्कत होती है, कुछ लोग हैवी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, उससे भी हेडेक बढ़ जाता है, और ट्रिगर्स बोलते हैं उनको, तो माइग्रेन हेडेक है। देन टेंशन हेडेक भी काफ़ी कॉमन हो गया, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन हेडेक भी बढ़ गया है, टेंशन तो बहुत काफ़ी ज़्यादा। तो और क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, जो क्लस्टर्स में आते हैं हेडेक आते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। फिर मिक्स टाइप के हेडेक्स हैं, मिक्स सेफेल्जियाज बोलते हैं, जिसमें एक नहीं 2-3 तरह के मिक्सचर आते हैं उसमें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक में पहले हमें दोनों को डायग्नोज करना है। अगर सेकेंडरी हेडेक है तो मेन कॉज क्या है, साइनसाइटिस, उसको ठीक कर लीजिए, कान की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लीजिए, फीवर के कारण आ रहा है तो फीवर को ठीक कर लीजिए। और जो प्राइमरी हेडेक्स है उसमें क्या है कि आपको हेडेक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक हेडेक डायरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बहुत कॉमन भ्रांति मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हेडेक होते हैं सब में आँख में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि गर्दन की हड्डी बढ़ने से दर्द हो गया है या आँख के कारण दर्द हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है अगर वो वाइट है, अगर रेड नहीं है, तो आपका जो हेडेक है वो आँख के कारण नहीं है। जितने भी हेडेक्स होते हैं उसमें आँख में भारीपन आता है, लेकिन आँख के कारण सारे हेडेक्स नहीं होते हैं। आँख के कारण जब भी हेडेक होगा, आँख का जो वाइट वाला हिस्सा स्क्लेरा है वो रेडिश बन जाएगा आपका। दूसरा क्या है, हेडेक में नेक पेन भी काफ़ी कॉमन है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। उसको खाली नेक की प्रॉब्लम मान के नहीं चलना। बहुत बार हम कंफ्यूज करते हैं, बाद में डायग्नोसिस कुछ और मिलता है। तो जब भी हेडेक्स हैं, हेडेक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ हेडेक्स को मैलिग्नेंट हेडेक्स बोलते हैं। मैलिग्नेंट हेडेक मतलब जो एकदम से नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि एकदम से कोई ब्रेन हैमरेज का हेडेक हो गया, कई बार ट्यूमर्स के बाद भी हेडेक्स कॉमन हो जाते हैं। तो हेडेक्स को हमें क्या करना है, थॉरली डायग्नोज करना है। और अगर माना प्राइमरी हेडेक्स हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो हेडेक डायरी बनाएं। जो ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स को हटाएं। किसी को लाइट से प्रॉब्लम है तो उससे हटाएं, कोई को सीधी हवा लगती है उससे प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स में जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो डिसीज़ लगती है वो है स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होने से आदमी को बहुत सारी उससे अलग समस्याएं, पूरे शरीर को बैलेंस ना बनाना, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो मैं ये चाहता था कि आप दर्शकों को बताएं कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, और पेशेंट को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें कैसे उसका इलाज करना होता है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर आजकल बढ़ गए हैं जब से हमारा लाइफस्टाइल, जीने का तरीका सेडेंटरी हो गया है। मतलब हमने चलना छोड़ दिया है, हम मूवमेंट्स कम कर रहे हैं, हमारे बहुत लोगों के जॉब प्रोफाइल ऐसे हो गए बैठे बैठे काम करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, काफ़ी कारणों से हो रहा है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज काफ़ी कॉमन हो गए। एक्सीडेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, जिस हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई उससे नीचे वाला हिस्सा चलना बंद हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। देन डिजनरेटिव इश्यूज आते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस हो जाते हैं। कुछ जगह प्रॉब्लम क्या है, डिस्क बाहर निकल जाती हैं और डिस्क बाहर निकल के नर्व कंप्रेशन हो जाता है। जैसे आपकी गर्दन में अगर नर्व कंप्रेशन हुआ तो आपको गर्दन से लेके हाथ में पेन कहीं तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सी नर्व दबी हुई है। ऐसे ही आपको कमर की नस दबने से पैर में कहीं तक दर्द हो सकता है। और आपके ट्रंकल जो बीच में भी अगर कहीं आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो आपको यहाँ भी पेन, बहुत बार उसको कंफ्यूज करते हैं, पेट का दर्द है या आपका चेस्ट का पेन है, पता लगता है स्पाइनल कॉर्ड का पेन है, नर्व कंप्रेशंस का पेन है उसमें। तो डिस्क इश्यूज़ काफ़ी कॉमन हो गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल बढ़ गई है, अपने जो हम जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड टीबी काफ़ी कॉमन हो गई है। पॉट्स स्पाइन बोलते हैं इसको, पॉट्स स्पाइन काफ़ी कॉमन हो गई है। इसमें जो है बहुत दिन तक पेशेंट को पता ही नहीं रहता, हल्का सा पेन होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो कुछ गोली खा लेते हैं जो प्राइमरी तौर पे जैसे भी हैं, और लेकिन वो बीमारी बढ़ती जाती है। बाद में जब बीमारी बहुत तेज़ पेन होता है और आपका रेडिएटिंग पेन होता है, आपके हाथ में दर्द जा रहा है, पैर में दर्द जा रहा है या ट्रंकल नर्व में पेन जा रहा है, तो डायग्नोज करते हैं। और चौथा क्या है कि आजकल जैसे कि हम लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं। वेट लिफ्टिंग है, अब आप जिम में ज़्यादा वज़न उठा लिया, आपने प्रॉपर वो तरीके से नहीं उठाया, आपको कितना वेट उठाना चाहिए पता नहीं है, उससे भी स्पाइनल कॉर्ड की काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो हमें जब भी कोई जिम करना है या कोई हमें कुछ भी चीज़ ऐसा भागदौड़ करनी है तो पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, और अपने शरीर के हिसाब से हमें अपने जो प्रॉपर ट्रेनर है उसके हिसाब से अपना वेट लिफ्टिंग करना है।
कि बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं यंग जनरेशन में, क्या है, ज़्यादा वेट एकदम से उठा लेते हैं। सबके मन में एक फीलिंग है कि मैं 2-3 महीने में ही मेरी सारी मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप सब बन जाए, जो कि एकदम बनती नहीं है, समय लगता है। तो हमें एक्सरसाइज भी इस तरह करनी है कि बॉडी को नुकसान ना कहें। जो रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें तो बेनिफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, तो इस तरीके से करना चाहिए उसको। और मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं न्यूरोलॉजी में स्पेशली। तो मैं जानना चाह रहा था ओल्ड एज प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, उनका कैसे इलाज होता है और कैसे उससे बचा जाए। ओल्ड एज, जैसे कि हम देखेंगे कि ओल्ड, जैसे कि हमारा देश सिविलाइजेशन जो ज़्यादा सिविलाइज होता जाएगा और हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होता जाएगा, तो ओल्ड एज की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमारा तो जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 15 से 50 साल वाली ज़्यादा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन, एजेड पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो जो उनके डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। उसमें अगर बात करें ब्रेन डिसऑर्डर की, तो डिजनरेटिव डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ओल्ड एज में पैरालिसिस कॉमन है। ओल्ड एज में अगर आपकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है, तो अगर आप भूलना लग जाते हैं, जिसको डेमेंशिया कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लोगों में हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज का जो चंक है बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है वो ओल्ड एज की पॉपुलेशन में। देन ओल्ड एज में मूवमेंट डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हो गया। मूवमेंट डिसऑर्डर्स सबसे कॉमन ट्रेमर्स है, पार्किंसंस डिजीज़ है, चलने में दिक्कत है, चाल स्लो हो गई है उनको। बाकी उनको डिजनरेटिव स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, चलने में बैक पेन्स काफ़ी रहते हैं उनको। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो कि ओल्ड एज के इश्यूज़ आ रहे हैं। प्लस साथ में और मेटाबॉलिक डिजीज़ अगर आपके साथ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल के इशू हैं, तो ये दिमाग की बीमारियां जल्दी आ जा रही हैं आपके अंदर। ये हाथ पैर की नसों की बीमारियां जल्दी एज में जल्दी आ जा रही हैं। जैसे कि पहले 62 साल में आ रही थी, तो 52 साल में आनी स्टार्ट हो गई है। आपको एजिंग जल्दी कर देती हैं। ये देख रहा है काफ़ी ऑब्वियस है देखने को, सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं इस तरह की। जो पहले अगर आप बात करें तो पहले लेट थी ये सब। हमारे जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी देर तक काम कर लेते थे, काफ़ी एज तक। उसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक तो हम लोगों ने, जनरेशन ने काम करना थोड़ा सा, मीन्स फिजिकल मूवमेंट कम कर दिया, मेंटल वर्क बढ़ा दिया है। हम लोग जो है बैठ के काम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर बात करें जो हमारी नई जनरेशन आई है, इसमें जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक तो बैठ के काम करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, जो काफ़ी सारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बीमारी का घर बन गया है। और एक जो है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हम ज़्यादा शुगर्स खा रहे हैं, जो मीठे ज़्यादा खा रहे हैं, खासकर वाइट शुगर है, उसको थोड़ा सा चेंज करके पैटर्न को बदल सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स पे जा सकते हैं हम लोग उसको। तो इससे क्या है, आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हैं, आपके मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हैं, वो कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी ओपीडी में आया तो मैंने ये देखा कि आपकी ओपीडी में नंबर ऑफ़ पीडियाट्रिक पेशेंट बहुत सारे हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि इतने सारे पीडियाट्रिक पेशेंट भी जो है न्यूरोलॉजी की परेशानियों से ग्रसित हैं। yes. और अगर हैं तो इनका कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इतने छोटे छोटे बच्चों में हो जाती हैं? देखिए, जैसा कि चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्या था, हमारे यहाँ पे विकसित फील्ड नहीं था बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, चाइल्ड न्यूरोलॉजी की ब्रांच को काफ़ी डेवलप हो रही है। चाइल्ड न्यूरोलॉजी मतलब जो न्यूरोलॉजी समस्याएं बच्चों में होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चे आजकल नर्सरी में जो बॉर्न हुए हैं, प्री मैच्योर बॉर्न हो गए हैं, कम वज़न के पैदा हो गए हैं, या पैदा होने के बाद रोए नहीं हैं, जिनको हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथीज़ हो गई हैं, उनमें जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिलते हैं। उसके लिए जैसे मैंने बताया, क्लिनिकली हम आसान पेरेंट्स के लिए हम बताते हैं, जब भी किसी बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं नर्सरी से, तो पेरेंट्स को बताते हैं, अगर आपका 2 महीने का बच्चा सोशल स्माइल, मतलब माँ को देख के नहीं हंस रहा है, 4 महीने का बच्चा अगर गर्दन नहीं संभाल रहा, उसको आप होल्ड करेंगे, बच्चा बिल्कुल गर्दन संभाल लेगा। 6 महीने का बच्चा अपने आप से नहीं बैठ रहा है और 1 साल का बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, तो उसका न्यूरोलॉजिकल स्कोर पुअर है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। तो वो बच्चे काफ़ी आजकल बढ़ गए हैं। जैसे कि आज हम 600 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ, 1 किलो का बच्चा पैदा हुआ, उसको हम लोगों ने पूरा मेहनत करके, अच्छी नर्सिंग फैसिलिटी है, अच्छी नर्सरी फैसिलिटी है, तो सर्वाइव करा लिया, उसको ठीक हो गया। बट कई बच्चों में, काफ़ी परसेंटेज ऑफ बच्चों में इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं। दूसरा क्या है कि देखा गया है आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें कि बच्चा दिखने में ठीक है, बट उसको लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न है, ऊपर नीचे में कन्फ्यूज़न है। उसको 62 बताओ तो लिखेगा 26, नीचे लिखना शुरू करेगा, ऊपर तक लिखता रहेगा। उसको जो है अपने पैर के शूज़ में कन्फ्यूज़न होगा, लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो ये सब बीमारियां भी बढ़ गई हैं। लिखने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को खाली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, बाकी जगह प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं।
तो डिसलेक्सिया वगैरह इस तरह की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। देन काफ़ी कॉमन देखा गया है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ग्रुप में जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा ध्यान नहीं लगाता है और आपका भागा दौड़ी ज़्यादा करता है, नॉर्मल से ज़्यादा चंचल होते हैं, अधिक चंचल होते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप बोलते हैं हाइपर हैं साहब, ये भागा दौड़ी करते रहते हैं, बैठते नहीं हैं, तोड़ फोड़ सब करते हैं, ये पढ़ाई भी अच्छी नहीं करते हैं, तो वो सब बीमारियां बढ़ गई हैं। देन आजकल बहुत कॉमन है, जैसे मैंने डिस्कस किया, न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर हमारा चलता है, ऑटिज़म का पूरा स्कूल चल रहा है, तो ऑटिज़म भी काफ़ी बढ़ गया है, ऑटिज़म एंड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बढ़ गए हैं। तो ये सब बीमारियां बच्चों में काफ़ी कॉमन बढ़ गई हैं, डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही हैं, पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर हैं। नहीं, आजकल तो पेरेंट्स बहुत अवेयर, पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं, पहले अवेयर नहीं होते थे, पहले सोचते थे कि ठीक हो जाएगी, बट अब पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे रहते हैं, तो उनका कंसर्न रहता है। बिल्कुल सही। तो वो अगर डेवलपमेंट बच्चे का नॉर्मल नहीं हो रहा है या स्कूल में पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो हमें उनको डिस्कस करना चाहिए और उनको पेरेंट्स को वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाके दिखा सकते हैं। हमारे पास में पूरा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का सेंटर कंप्लीट डेवलप है और उसके लिए स्पेशल न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, तो इस तरह के बच्चे काफ़ी हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आप सेवा कर रहे हैं समाज की, और ख़ास तौर से न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में ये अद्वितीय है। तो इसके लिए बहुत सारे अवार्ड भी डॉक्टर साहब को दिए जा चुके हैं। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि ये जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ये इनको हॉस्पिटल में इनको एडमिट करने की पूरी व्यवस्था आपके पास है? हमारे पास में पूरी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी आईसीयू है जिसमें सारी सुविधाएं हमारे पास में है। जेनेटिक टेस्टिंग हमारे पास होती है, बाकी न्यूरो डेवलपमेंट असेसमेंट होते हैं, पूरा कंप्लीट आईक्यू असेसमेंट्स हैं, वो सारा सुविधाएं हमारे पास है। दूसरा डॉक्टर साहब, जो मैं ये भी आपसे पूछना चाहता था, जैसे आपके पास जो टीम है जो आपका पूरा काम संभालती है, वो टीम पूरी तरह से प्रशिक्षित होगी, प्रशिक्षण उन्हें मिला होगा, तो उनका कितना योगदान रहता है हमारे सभी मरीजों को संभालने में? देखिए, कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, कोई भी कर्म है, बिना टीम वर्क नहीं हो सकता है। जब आप बिना टीम के काम करेंगे तो आप जो है उसको फुलफिल पूरा नहीं कर सकते हैं उसको। तो टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। न्यूरो डायग्नोस्टिक टीम अलग है, हॉस्पिटल नर्सिंग टीम अलग है, फिजियोथेरापिस्ट अलग हैं, स्पीच थेरापिस्ट अलग हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अलग हैं, तो पूरी टीम है, पूरी टीम का अपना काम है, हर डिपार्टमेंट में अपनी टीम है और टीम वर्क है। हॉस्पिटल तो एक टीम वर्क है और हेल्थ केयर तो खुद में टीम वर्क है, बिना टीम वर्क तो आप कर ही नहीं सकते। आपके पास आके तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि जो आपके बात करने का तरीका है और पेशेंट को समझाने का तरीका है, मैंने नोटिस किया, वो इतना ज़्यादा पोलाइट और डाउन टू अर्थ है कि पेशेंट को जैसा पेशेंट हो आप उसी भाषा में उसको समझा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी हमको दिखाई देती है आपके साथ कभी बैठने में या उठने में, तो ये इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है पेशेंट को ठीक होने में। तो दर्शकों, आज इतनी सारी जानकारी जो डॉक्टर साहब ने न्यूरोलॉजी से की समस्याओं से रिलेटेड हमें दी है, वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हम डॉक्टर मंजेश राठी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि DMR एजुकेशनल सीरीज़ जो हम चलाते हैं पेशेंट्स के लिए, वो लगातार चलती रहेगी और आगे भी आपको नई नई जानकारियाँ हम लोग प्रदान करते रहेंगे। तो इसके लिए हम डॉक्टर मंजेश राठी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतनी सारी जानकारी इतने सरल शब्दों में हमको दी, जो कि सभी के समझने योग्य है और गुनने योग्य भी है, क्योंकि अगर हम उसे गुनते हैं, और समझते तो हम ही हैं, अगर हम उसे गुन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा लाइफ स्टाइल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारी और बहुत सारी समस्याएं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बताया, वो हमारे जीवन में अवश्य सुधार लाएगी और आपको सही जगह और सही समय पे जो जानकारी मिलती है वो हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ा देती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं रत्नेश शर्मा, डॉक्टर मंजेश राठी के साथ आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आप इस जो पॉडकास्ट आज हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इस विषय के बारे में जानकारी हो सके और हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।